व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे। है क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 3 का रिवीजन, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं और जो आपने पढ़ लिया है उसको आप जल्दी जल्दी से कम टाइम में रिवाइज कर सकें, इसी के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो आज के हमारे चैप्टर का जो नाम है, आज हमारे चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो अब ये महाद्वीप कौन से हैं, 3 महाद्वीप क्या हैं, ये हमें समझना है, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते होंगे हमारे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स हैं। आप मैप पर देखिए, और इन्हीं 7 में से 3 महाद्वीपों पर उस समय में एंशिएंट टाइम में एक साम्राज्य फैला हुआ था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। और इसी रोमन साम्राज्य के बारे में हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। आप इमेजिन करिए कि एक महाद्वीप ही इतना बड़ा होता है, तो 3 महाद्वीप कितने बड़े होंगे। तो 3 महाद्वीप के कुछ कुछ हिस्से इस साम्राज्य में आते थे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रख दिया गया है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जो कि कौन सा साम्राज्य है? रोमन साम्राज्य। हालांकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो रोम एक जगह है, एक शहर है, मैप पर आप देख सकते हैं। लेकिन उस टाइम में, जिस टाइम के बारे में हमें ये पढ़ना है, तब ये रोमन साम्राज्य था और काफ़ी बड़ा फैला हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि 3 महाद्वीप कौन से हैं। तो सबसे पहले है यूरोप, दूसरे नंबर पे है पश्चिम एशिया, तीसरे नंबर पे है उत्तरी अफ्रीका। तो यहाँ आपने देखा 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, आप मैप पर देखिए। यूरोप का कुछ भाग है इसमें, पश्चिम एशिया का कुछ हिस्सा है, और अफ्रीका का उत्तरी भाग यानी कि ऊपर वाला हिस्सा इस महाद्वीप के अंदर आता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा चैप्टर का नाम और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं साम्राज्य को जानने के लिए हमारे पास कौन से स्रोत या फिर जरिया है। तो हमारे पास यहाँ की पाठ्य सामग्री है, प्रलेख हैं, उस टाइम पर जो भी कुछ लिखा जाता था, चाहे लेटर्स हों, किताबें हों, ठीक है, उस टाइम के डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज हैं, और भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष होते हैं जैसे उस टाइम की कुछ बिल्डिंग्स हो गई, उस टाइम के कुछ म्यूजियम्स हो गए, उस टाइम के कुछ स्कल्पचर या फिर मूर्तियाँ हो गई, उस टाइम की पेंटिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं भौतिक अवशेष। ठीक है, तो इन्हीं से के जरिए हम जान सकते हैं कि आखिर उस साम्राज्य में क्या क्या हुआ था। समकालीन मतलब होता है वो व्यक्ति जो उसी समय में हो, और ऐसे व्यक्ति जब इतिहास का कुछ ब्यौरा लिखते हैं, ब्यौरा मतलब इतिहास के बारे में कुछ लिखते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? वर्ष वृत्तांत। नेक्स्ट है पेपाइरस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं पेपाइरस क्या है। तो पेपाइरस क्या होता है? एक सरकंडे जैसा पौधा होता है जो कि नील नदी के किनारे उगा करता था, और इस पौधे का यूज़ क्या बनाने के लिए किया जाता था? लेखन सामग्री। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, देखिए। अब लोग क्या करते थे, इससे लेखन या लिखने के लिए कुछ बनाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर इतने ज़्यादा पेपर्स और कॉपीज़ होती नहीं थी, और इन्हीं पेपाइरस पत्रों से जो ये सामान बनाते थे उस पर ये लोग लिखा करते थे, और उस पर जो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं आज हमारे सामने स्रोत के रूप में हैं, जिससे हम इस साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। अब नेक्स्ट है इस साम्राज्य का आरंभिक काल। अब सबसे पहले ये समझिए, इस साम्राज्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आरंभिक काल और दूसरा है परवर्ती काल, जो कि आगे आएगा, मैं लिख देती हूँ। आरंभिक मतलब होता है पहले का, अर्ली स्टेज, और परवर्ती मतलब होता है लेटर पीरियड या बाद वाला काल। परवर्ती मतलब क्या है? बाद वाला काल। और इन दोनों टाइम के बीच में एक और टाइम था जिसको बोला गया है तीसरी शताब्दी का संकट। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 टाइम है, और 2 टाइम के बीच में एक ऐसा टाइम है जब संकट आया था। आरंभिक काल में क्या हुआ था? रोमन साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विकास होने लग गया था, धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा था, इतना बड़ा साम्राज्य ये फैलता जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया तीसरी शताब्दी का संकट, और इस संकट के बाद आ जाता है परवर्ती काल। और इस परवर्ती काल में क्या होने लग गया था? ये जो साम्राज्य है धीरे धीरे इसका डिक्लाइन या फिर पतन होने लग गया था। ठीक है, मैंने आपको टाइम पीरियड के बारे में बता दिया है कि रोमन साम्राज्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आरंभिक और परवर्ती। और दोनों के बीच में कौन सा काल था? दोनों के बीच में था तीसरी शताब्दी, जब आया था वहाँ पर एक संकट। उसी के बाद ये साम्राज्य धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया था। तो अब देखते हैं आरंभिक काल में यहाँ पर क्या क्या हुआ था। आरंभिक काल जो है 509 से 27 ईसा पूर्व तक था। यहाँ पर गणतंत्र शासन था, और यहाँ पर जो किंग था उसका नाम था ऑगस्टस, जो कि 27 ईसा पूर्व में किंग बना था, और इसने गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट कर दिया था, यानी इसको चेंज कर दिया था, और खुद सम्राट बन गया था। और इस सम्राट को क्या बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है? प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट का मतलब होता है प्रमुख नागरिक, यानी यही कौन है? वहाँ का सबसे बड़ा हेड है, सबसे प्रमुख नागरिक है। हालांकि ये निरंकुश शासक नहीं था। निरंकुश कौन होता है? जिसका कंट्रोल सब जगह पर होता है और वही सारे फैसले लेता है, वही सब डिसीजन लेता है, तो वो कहलाता है निरंकुश। लेकिन ये निरंकुश नहीं था। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के प्रमुख खिलाड़ी 3 थे। कौन कौन थे ये? सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। अब जब हम रोमन साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के आधार पर कोई भी साम्राज्य बड़ा होगा, या फिर उसका विकास होगा, या फिर उसका पतन होगा। यह आपको ध्यान रखना है। पतन मतलब, जिसको नहीं पता मैं फिर से बता देती हूँ, पतन मतलब होता है डिक्लाइन होना, या फिर किसी भी टाइम का किसी साम्राज्य का खत्म हो जाना। क्लियर? नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या हुआ था? प्रांतों की स्थापना की गई थी, और सार्वजनिक स्नानगृह, यानी यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारी इमारतें और बिल्डिंग्स भी हमें इस टाइम की मिलती हैं, तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट था लोगों का कि पब्लिक बाथ्स हुआ करते थे। वहाँ क्या होता था? लोग कुछ कुछ खास मौक़ों पर, जिस तरीके से स्विमिंग पूल्स होते हैं उसी तरीके से लोग वहाँ पर कुछ खास मौक़ों पर जाया करते होंगे। नेक्स्ट आ जाता है तीसरी शताब्दी का संकट। याद रखें, तीसरी शताब्दी में क्या हुआ था? पहली और दूसरी शताब्दी में तो शांति थी, समृद्धि थी, आर्थिक विस्तार था, लेकिन तीसरी शताब्दी में तनाव उभर गया। वहाँ बहुत सारी परेशानियां आने लगी। वो क्या परेशानी थी? ईरान के एक ससानी वंश के बार बार आक्रमण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। अब ईरान किस तरफ है? ईरान है रोमन साम्राज्य के ईस्ट की तरफ। ठीक है, मैं आपको मैप पर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब ये ईस्ट की तरफ से क्या हो रहे थे? बार बार रोमन साम्राज्य में आक्रमण होने लग गए थे, और इन आक्रमणों में कुछ जनजातियां भी यहाँ पर आ जाती थी, जिनका नाम था फ्रैंक, एल्मनाई और गोथ। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा आक्रमण किए यहाँ पर, और यहाँ के बहुत सारे प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे इस साम्राज्य में अस्थिरता आ गई, मतलब अनस्टेबिलिटी आ गई। ये साम्राज्य इतना स्टेबल नहीं रहा, इतना स्थिर नहीं रहा, जब इतने अटैक्स होने लग गए। तो और एक और चीज़ क्या हुई कि इतने सालों में यहाँ पर 25 सम्राट चेंज हुए।
इसीलिए बोला जाता है कि ये जो टाइम पीरियड है क्या था, तीसरी शताब्दी का संकट था, जो कि कब आया था, आरंभिक काल के बाद वाला टाइम है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा बताया कि रोम में लिंग साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई और वहाँ का कल्चर कैसा था। तो अगर हम बात करें वहाँ की फैमिली की, तो एकल परिवार होता था, न्यूक्लियर फैमिली होती थी जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहेंगे। फिर दूसरा, वहाँ महिलाओं की स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी थी, उन्हें संपत्ति में कुछ राइट मिलता था और बहुत सारी चीज़ों में उन्हें कानूनी अधिकार भी मिले हुए थे। और साक्षरता की बात करें तो वहाँ काम चलाऊ साक्षरता थी, यानी कि कुछ लोग पढ़े लिखे थे और काफ़ी कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं भी थे, काम चलाऊ थे बाकी सब। सांस्कृतिक विविधता, यानी हमें रोमन साम्राज्य में जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 3 साम्राज्यों का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। कुछ हिस्सा एशिया का है, कुछ अफ्रीका का, कुछ यूरोप का। तो वहाँ जो उस साम्राज्य में लोग रह रहे होंगे उनकी वजह से उस साम्राज्य में एक हमें कल्चरल डाइवर्सिटी या सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि लोग बहुत सारी भाषाएं बोलेंगे, सबका कल्चर अलग अलग होगा, इसीलिए बोला गया ये क्या है, इस साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता थी। नेक्स्ट है आर्थिक विस्तार। अब देखिए किसी भी साम्राज्य का जब विकास होता है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं रोमन साम्राज्य के बारे में, जो कि इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा साम्राज्य वो 3 महाद्वीपों में फैल गया और फिर ऐसा क्या हो गया वहाँ पर कि वो एकदम से उसका पतन भी हो गया। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमने देखा कि जब उसका विकास हो रहा था तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ की आर्थिक विस्तार भी होता है, यानी जब कहीं की इकोनॉमी अच्छी होगी, वहाँ पैसा आएगा, तभी तो कोई साम्राज्य टिक पाता है। इसीलिए इकोनॉमी का एक्सपेंशन होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रोमन साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था, ठीक है। वहाँ बंदरगाह थे, खाने थी, खान मतलब माइंस जहाँ खुदाई होती है, और ईंट भट्टे, जैतून का तेल के कारखाने थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी। और उर्वरता के क्षेत्र असाधारण, मतलब अगर जो वहाँ पर ज़मीन थी तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। वहाँ पर वाणिज्यिक व बैंकिंग व्यवस्था, धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था, यानी हम देख रहे हैं कि रोम में बैंकिंग सिस्टम भी स्टार्ट हो चुका था। फिर उसके बाद तरल पदार्थों की ढुलाई, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं एम्फोरा क्या है, या फिर पूछ सकते हैं कि रोम साम्राज्य में तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए किन कंटेनरों का यूज़ किया जाता था, तो उनका नाम होता है एम्फोरा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। एम्फोरा एक टाइप के बर्तन या फिर कुछ कंटेनर होते हैं जिसमें वो कुछ भी लिक्विड सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था तो भेजते थे। और वहीं अगर स्पेन से कुछ जैतून का तेल कहीं भेजना है तो वो किस में भेजेंगे, जैतून के तेल के लिए ड्रेसल 20 नाम के कंटेनरों का यूज़ किया जाता था। तो आपको ये 2 नाम याद रखने हैं, एक तो एम्फोरा और दूसरा ड्रेसल 20, ठीक है। नेक्स्ट है श्रमिकों पर नियंत्रण। अब यहाँ पर श्रमिक कौन कौन थे, आखिर रोम साम्राज्य जो इतना बड़ा था वहाँ पर काम करने वाले लोग कौन थे, तो ज़्यादातर यहाँ की इकोनॉमी दासों पर या स्लेव्स पर डिपेंड थी। ये दास कौन होते हैं, दास होते हैं गुलाम। आप सबको पता होगा, गुलाम वो होते हैं जिन्हें काम करने के बदले कोई सैलरी नहीं मिलती है, उनका मालिक उनसे जब चाहे जितने घंटे चाहे काम करा सकता है, उनको खाना दे या नहीं दे, सब कुछ उनका जो मालिक होता है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसीलिए वो लोग कौन होते हैं, गुलाम। और ऐसे ही रोम साम्राज्य में जो ज़्यादातर वहाँ फैक्ट्रीज थी या खाने थी या जैतून का तेल बनाने वाली फैक्ट्री होगी, उन सब जगहों पर ज़्यादातर काम करने वाले लोग कौन थे, दास। तो यहाँ पर जो दास थे, अगर वहाँ इटली में आबादी 75 लाख है तो दासों की संख्या कितनी हो गई, 30 लाख, ठीक है। दासों की पूंजी निवेश का दर्जा था, बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाता था और ग्रामीण ऋणग्रस्तता भी वहाँ पर देखने को मिलती है, यानी गाँव में बहुत ज़्यादा ऋणग्रस्तता, लोग ऋण लिया करते थे। सामाजिक श्रेणियाँ, वहाँ की हमने देख लिया, वहाँ लिंग साक्षरता और संस्कृति देखी, उसके बाद आर्थिक विस्तार देखा। अब देखते हैं कि समाज में कौन कौन सी श्रेणियाँ थी। तो समाज में एक तो थे सेनेटर, दूसरे थे अश्वरोही जो कि घुड़सवार होते हैं, जो आर्मी में काम करते हैं। दूसरा एक और जनता का सम्मानित वर्ग, फूहड़, निम्नतर वर्ग और दास, ठीक है। इस तरीके के लोग हमें वहाँ की सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। और अगर परवर्ती काल में देखें तो अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्नतर वर्ग, यानी सोसाइटी में कुछ लोग अभिजात वर्ग थे, कुछ लोग मिडिल क्लास के थे और कुछ थे लोअर क्लास के लोग। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार और लूट खसोट भी अब हमें वहाँ परवर्ती काल में दिखने लग गई थी, ठीक है। अब परवर्ती काल को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो परवर्ती काल में यहाँ पे क्या बताया कि रोमवासी जो थे वो बहुदेववादी थे, यानी बहुत सारे देवताओं को पूजते थे, जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, ये सारे उनके देवी देवता थे। और यहूदी जो है रोम साम्राज्य का एक धर्म था। वहाँ का एक राजा था कॉन्स्टेंटाइन। तो कॉन्स्टेंटाइन ने यहूदी धर्म से क्या कर दिया था, ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया था, यानी राज्य का धर्म बना दिया था ईसाई धर्म को। फिर डायोक्लिशियन भी एक राजा था, उसने सीमाओं पर किले बनवाए, यानी जो भी बॉर्डर से वहाँ पर ऊंचे ऊंचे किले बनवा दिए, ऊंची ऊंची दीवारें बना दी प्रोटेक्शन के लिए। पश्चिम भाग में उत्तर से आने वाले समूह गौथ, बेंडल, लोम्बार्ड आदि ने प्रांतों पर कब्जा कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था, जो दूसरी जगहों से कुछ लोग आ रहे हैं वो रोम के काफ़ी हिस्सों पर कब्जा करते जा रहे हैं। इसीलिए वहाँ के जो प्रांत थे, यानी प्रोविंस थे, प्रोविंस होते हैं, प्रांत होते हैं जिनमें रोमन साम्राज्य बटा हुआ था। जैसे आज हमारे देश में हम देखते हैं, हम स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, ऐसी उस टाइम पे प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो सैनिक और असैनिक कार्यों को इस टाइम अलग करने की कोशिश की गई और इसी टाइम क्या शुरू हो गया था, इस्लाम का विस्तार शुरू हो गया था, जो कि माना जाता है सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति थी उस टाइम की। तो अब हम देख लेते हैं कि और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ये हमने देख लिया कि साम्राज्य को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक है पूर्ववर्ती यानी पहले वाला काल और परवर्ती यानी कि बाद वाला काल।
यहाँ पर भाषाई विविधता थी, कुछ लोग लैटिन बोलते थे, कुछ यूनानी भाषाओं का यूज़ करते थे। यहाँ पर जो उच्च कुल में यानी ऊंचे वर्ग में लोग जन्मे थे, उन्हीं में से एक था जूलियस सीजर। इसने क्या किया था, अपने साम्राज्य को ब्रिटेन और जर्मनी तक फैला लिया था और ये एक सेना नायक था, यानी कौन था, सैनिक कमांडर था। अब सीनेट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सीनेट एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि अभिजात वर्ग के लोगों से मिलकर बनती है। अभिजात वर्ग कौन होते हैं, हमें पता है कि राजा के दरबार में या राजा के आसपास जो कुछ खास अमीर लोग हुआ करते हैं वो होते हैं अभिजात वर्ग के लोग, और इन्हीं अभिजातों से मिलकर एक संस्था बनेगी जो कि है सीनेट। इनका क्या होता था, वहाँ की सत्ता पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता था, यानी जो किंग होता था उसके फैसले भी इनके डिसीजन पर डिपेंड करते थे, यानी ये किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, इन सारी बातों को देखकर ही किंग कोई फैसला लिया करता था। फिर उसके बाद सम्राट एक इंपॉर्टेंट होता है, सीनेट इंपॉर्टेंट होती है, और तीसरा कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेना। तो 3 खिलाड़ी हैं इस साम्राज्य के इंपॉर्टेंट, सम्राट, अभिजात वर्ग यानी सेनेट, ठीक है, और तीसरा सेना। नेक्स्ट है, ये साम्राज्य बहुत सारे प्रांतों में डिवाइड था और यहाँ अलग अलग जगहों से कर वसूला जाता था। यहाँ के कुछ नगरों के नाम दिए जैसे कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक, जो कि भूमध्य सागर के तट पर बसे हुए थे और ये बहुत बड़े शहरी केंद्र थे, ठीक है। और ये साम्राज्य का आधार थे, क्योंकि जब बड़े बड़े नगर होंगे, शहर होंगे, तभी तो वहाँ से इकोनॉमी को फायदा होगा, वहाँ से व्यापार होगा, वहाँ से कर वसूला जाएगा। इसीलिए क्या थे, ये वहाँ का आधार स्तंभ थे। ये हमें पता है, एकल परिवार की व्यवस्था थी वहाँ के परिवारों में, सांस्कृतिक विविधता थी। नेक्स्ट है, वहाँ दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि जिसके पास जितने दास होंगे वो उनसे उतना काम करवा सकेगा, और दासों को प्रजनन की दृष्टि से भी देखा जाता था। वो लोग क्या करते थे, दासों से बहुत सारे बच्चे पैदा करवाए जाते थे, ताकि जब उनके बच्चे पैदा होंगे तो उनको भी फिर आगे काम में लगाया जा सके, उनको भी फिर गुलाम बनाकर दूसरे कामों में लगाया जा सके। इसीलिए दास प्रजनन भी वहाँ पर करवाया जाता था। नेक्स्ट है, एक इतिहासकार है टैसिटस, जिसने बताया है कि रोम में बहुत सारे सामाजिक समूह और वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टेंटाइन वहाँ का एक राजा था जिसने सोने पर आधारित एक नई मौद्रिक प्रणाली यानी कि नए सिक्कों को जारी करवाया, जो कि परवर्ती काल में भी जारी रहे थे, ठीक है। अब यहाँ की जो नौकरशाही थी वो बहुत ज़्यादा धनी लोग हुआ करते थे, पैसे वाले लोग थे, और ये अपना वेतन या सैलरी किस में लेते थे, सोने के रूप में प्राप्त किया करते थे। इसीलिए इस काल में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया था। कौन से समय में, परवर्ती, जो कि बाद वाला टाइम है। आपको याद रखना है, परवर्ती वो समय है जब रोमन साम्राज्य के पतन की शुरुआत या डिक्लाइन होने की शुरुआत हो गई थी धीरे धीरे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिनारियस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि दिनारियस किस मेटल का बना हुआ सिक्का है। तो किसका बना हुआ है, ये चांदी का सिक्का है, ठीक है। एक और सिक्का है जो कॉन्स्टेंटाइन ने जारी किया था, ये है सोने का सिक्का और इसका नाम है सॉलिडस। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दिनारियस और सॉलिडस। एक है चांदी का, एक है सोने का। दिनारियस का वेट कितना है, 4 से 5 ग्राम, और सॉलिडस का वेट कितना है, 4.5 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, 5वीं शताब्दी में ये साम्राज्य धीरे धीरे इसका विखंडन या ये टूटना शुरू हो गया था, लेकिन इसका जो पूर्वी आधा भाग था वहाँ अभी भी रोम साम्राज्य समृद्ध था, यानी आधा हिस्सा कमज़ोर होता जा रहा था इसका, और जो इसका बाकी आधा हिस्सा था वो अभी भी ठीक ठाक था। लेकिन 7वीं से 15वीं सदी में पूर्वी यूरोप से कब्जा करना शुरू कर दिया था, और जब इन्होंने कब्जा शुरू करा तो इस्लाम का विस्तार होने लग गया, और इसे प्राचीन विश्व इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति माना जाता है। रोम साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता थी। कैसे थी विविधता? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे देवी देवता थे, वहाँ के लोगों के कपड़े में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, वहाँ अलग अलग बोलचाल की भाषाएं थी, लोग अलग अलग टाइप का भोजन किया करते थे, और अगर वहाँ की बस्तियों को देखें जहाँ लोग रहा करते थे तो वो भी बहुत तरीके की हमें देखने को मिलती है। इसलिए बोला जाता है कि रोम साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता थी। अब हो गया इस चैप्टर का रिवीजन आपका, और ये जो रिवीजन है मैंने इस तरीके से करवाया है कि आप चलते फिरते खाना खा रहे हैं, ईयरफोन्स लगाइए, अपना रिवाइज कर लीजिए, अपना 10-12 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन इज़ द की, हमेशा बोलती हूँ मैं, आप चैप्टर पढ़ लें, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, रिवीजन करने से ही आप एग्जाम में रिकॉल कर पाते हैं, तो इसलिए रिवीजन को इंपॉर्टेंस दिया करिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं नेक्स्ट चैप्टर पर। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।